हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने रैशनल इनइक्वेशंस सॉल्व करना सीखा था। तो अब आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। आखिर ये मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन या फिर मॉड ऑफ एक्स बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो अपने अंदर आने वाली हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है। यानी कि अगर आप मॉड के अंदर x डालोगे तो ये चेक करेगा कि वो x पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर वो x पॉजिटिव है तो ये उस x को एज इट इज़ बाहर कर देगा, लेकिन अगर वो x निगेटिव है तो ये उस पर एक माइनस साइन लगा देगा ताकि वो निगेटिव से क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। देयरफॉर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x for x less than 0. For example, mod phi. अब phi ऑलरेडी पॉजिटिव है तो mod phi का एक इक्वल हो जाएगा 5 के। या फिर mod ऑफ -7। अब जो -7 है वो निगेटिव है तो mod क्या करेगा, -7 पर एक माइनस और लगा देगा ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, यानी कि 7। सेकंड एग्जाम्पल आप पर आते हैं, mod ऑफ x-3। अब सबसे पहले मॉड ये चेक करेगा कि x-3 पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर x-3 पॉजिटिव है तो ये उसको x-3 ही रहने देगा, लेकिन अगर x-3 निगेटिव है तो ये उसके बाहर एक क्या लगा देगा, माइनस, ताकि वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो वो क्या के बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ x-3 के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉड ऑफ x-3 है वो या तो माइनस ऑफ x-3 के बराबर होगा या प्लस x-3 के बराबर होगा। डिपेंड करता है कि जो x है वो लेस देन 3 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं, मॉड ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6। अगेन मॉड चेक करेगा कि x² माइनस 5x प्लस 6 पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर x² माइनस 5x प्लस 6 पॉजिटिव है तो ये उसको x² माइनस 5x प्लस 6 ही रहने देगा, लेकिन अगर x² माइनस 5x प्लस 6 निगेटिव है तो ये उस पूरे पर एक माइनस लगा देगा और उसको बना देगा माइनस ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6 ताकि वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि x² माइनस 5x प्लस 6 पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। तो इसको हम वेविकर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो x² माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x-2, x-3। तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट्स को जब हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे और प्लस माइनस अल्टरनेटली चेंज करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, किन किन x के लिए x² माइनस 5x प्लस 6 पॉजिटिव है और किन किन x के लिए x² माइनस 5x प्लस 6 निगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी में x² माइनस 5x प्लस 6 क्या है, पॉजिटिव है, और 2 और 3 के बीच में x² माइनस 5x प्लस 6 निगेटिव है। देयरफॉर मॉड ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6 क्या हो गया, ये इक्वल हो गया x² माइनस 5x प्लस 6 के जब x 2 से छोटा है या 3 से बड़ा है, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6 के जब x 2 और 3 के बीच में होगा। तो अब कुछ मॉड्यूलस इनइक्वेशन समझ लेते हैं। फर्स्ट, इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k वेयर k इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर देन x बिलोंग्स टू माइनस k कॉमा k। यानी कि कोई हमसे ये पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल if mod of x is less than equal to 5 then find x। अगर mod of x का वैल्यू 5 या 5 से कम है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो हम एक काम करते हैं, एक नंबर लाइन पर -5, 0 और 5 को प्लॉट कर लेते हैं। अब हमें ये पता करना है कि वो कौन कौन से नंबर है जिनकी मॉड की वैल्यू 5 या 5 से कम होती है। तो हम इस नंबर लाइन का मॉड ले लेते हैं। अब मॉड क्या करता है, निगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो मॉड की नंबर लाइन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी पॉजिटिव हो जाएगी।
अब हमें इस मॉड की नंबर लाइन पर यह पता करना है कि वो कौन सी जगह है जहां पर वैल्यूज 5 या 5 से कम है। तो वो कौन सी वैल्यूज है जो 5 या 5 से कम है, जो 0 और 5 के बीच में है। तो हमने क्या करा, 0 और 5 के बीच में इस मॉड की नंबर लाइन पर रेड कलर मार्क कर दिया। बट हमें क्या पता करना था, हमें ये पता करना था कि वो कौन कौन से x होंगे जिनके मॉड की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी। तो इस नंबर लाइन पर से मॉड वापस हटा देते हैं। तो जैसे ही हमने इस नंबर लाइन पर से मॉड हटा दिया तो अब हमें वो रेड कलर कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो -5 और 5 के बीच में, यानी कि हर वो x जो -5 और 5 के बीच में होता है उसके मॉड की वैल्यू 0 और 5 के बीच में होती है या 5 से कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू k है तो x क्या होगा, -k और k के बीच में, बशर्ते k क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सेकंड, इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k where k is any positive real number then x belongs to -infinity to -k union k to infinity। यानी कि कोई हमसे ये जानना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मॉड x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है तो वो कौन कौन से x होंगे जिनके मॉड्यूलस की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी। तो अगेन हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन पर -3, 0 और 3 को प्लॉट कर लेते हैं और फिर इस नंबर लाइन का क्या ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। अब इस नंबर लाइन पर, जो कि अब मॉड की नंबर लाइन है, हमें ये पता करना है कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर मॉड की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है। तो जहां भी हमें मॉड की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी दिख रही थी वहां पर हम रेड कलर कर देते हैं। बट हमें ये पता करना था कि आखिर वो कौन कौन से x है जिनके करस्पॉन्डिंग मॉड की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी। तो हम इस मॉड को वापस हटा देते हैं। अब जैसे ही हमने मॉड को हटाया तो इस नंबर लाइन पर रेड कलर कहाँ कहाँ दिख रहा है, -3 से पहले और 3 के बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि वो x जिनके मॉड की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी वो x या तो -3 से छोटे होंगे या फिर 3 से बड़े होंगे। इट मीन्स इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k देन x बिलोंग्स टू -infinity to -k यूनियन k to infinity। थर्ड, इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। मॉड का वैल्यू 0 या 0 से कम कब हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड का वैल्यू 0 से कम तो कभी होगा ही नहीं। हाँ, 0 के बराबर हो सकता है, और 0 के बराबर कब होगा, जब x 0 होगा। फोर्थ, इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि मॉड का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा कब होगा। अब जैसा कि हमको पता है कि मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड का वैल्यू तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है। तो ऐसे कौन कौन से x होंगे जिनके लिए मॉड का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा आएगा, ऑल x। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू R। फिफ्थ, इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k वेयर k इज लेस देन 0, यानी कि एक मॉड्यूलस का वैल्यू एक नेगेटिव नंबर से छोटा या एक नेगेटिव नंबर के बराबर कब होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड का वैल्यू किसी नेगेटिव नंबर से छोटा या किसी नेगेटिव नंबर के बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5। सिक्स्थ, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k वेयर k इज लेस देन 0, यानी कि मॉड का वैल्यू किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा कब होगा। अब अगेन जैसा कि हमको पता है कि मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड का वैल्यू एक नेगेटिव नंबर से बड़ा तो हमेशा ही होगा। तो वो कौन कौन से x होंगे जिनके लिए मॉड का वैल्यू नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो फॉर ऑल x, आप किसी भी x का मॉड्यूलस ले लो, उसकी वैल्यू किसी नेगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ी ही आएगी। तो मेरा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू R। सेवंथ, इफ मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू
a comma b where both a and b are positive real numbers, then x belongs to minus b comma minus a union a comma b। यानी कि अगर मॉड x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5 और 10 के बीच में है तो वो कौन कौन से x होंगे जिनके लिए मॉड x की वैल्यू 5 और 10 के बीच में होगी। तो अगेन हम क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन पर -10, -5, 0, 5 और 10 को प्लॉट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम नंबर लाइन का मॉड ले लेते हैं, तो हमारी मॉड की नंबर लाइन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इस मॉड की नंबर लाइन पर हमें ये पता करना है कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो 5 और 10 के बीच में है। तो हर वो वैल्यू जो 5 और 10 के बीच में है उसके बीच में हमने रेड कलर कर दिया। अब हमें क्या पता करना था, हमें ये पता करना था कि वो कौन कौन से x है जिसके लिए मॉड की वैल्यू 5 और 10 के बीच में है। तो हम इस नंबर लाइन पे से मॉड हटा देते हैं। तो अब हमें रेड कलर कहाँ का दिख रहा है, -10 से -5 के बीच में और 5 से 10 के बीच में। यानी कि वो कौन कौन से x हो गए जिसके लिए मॉड x की वैल्यू 5 और 10 के बीच में होगी, वो x जो -10 से -5 के बीच में है या फिर 5 से 10 के बीच में है। 8th, if mod of x belongs to a comma b where a is negative and b is positive, then x belongs to minus b comma b। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मॉड x की वैल्यू -5 और 10 के बीच में है, तो हमें ये पता करना है कि वो कौन कौन से x होंगे जिनके करस्पॉन्डिंग मॉड x की वैल्यू -5 और 10 के बीच में होगी। तो अगेन हमने क्या किया, हमने एक नंबर लाइन पर -10, -5, 0, 5 और 10 को प्लॉट कर लिया। अब सबसे पहले हम इस नंबर लाइन का क्या ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं, ताकि पूरी की पूरी नंबर लाइन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब इस नंबर लाइन पर हमें ये पता करना है कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो -5 और 10 के बीच में है। तो -5 और 10 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ है उन सब पर हमने कौन सा कलर कर दिया, रेड कलर कर दिया। लेकिन इसमें जो रेड कलर है वो 0 के पीछे भी जा रहा है, लेकिन मॉड x की वैल्यू 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती है, यानी कि वहाँ से तो रेड कलर हटा देना चाहिए जो 0 के पहले है, क्योंकि 0 से छोटा तो मॉड x हो ही नहीं सकता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि मॉड की वैल्यू -5 और 10 के बीच में कब है, बट हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था कि वो कौन से x है जिनके करस्पॉन्डिंग मॉड की वैल्यू -5 और 10 के बीच में है। तो हम मॉड को वापस से हटा देते हैं। तो अब हमें रेड कलर कहाँ का दिख रहा है, -10 और 10 के बीच में। यानी कि जब भी मॉड x -5 और 10 के बीच में होगा तब x क्या होगा, -10 और 10 के बीच में होगा। 9th, if mod x belongs to a comma b where both a and b are negative, यानी कि mod x की वैल्यू दो नेगेटिव नंबर्स के बीच में कब लाई करेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव होती ही नहीं है, यानी कि ऐसा कोई x होगा ही नहीं जिसके लिए मॉड x की वैल्यू दो नेगेटिव नंबर्स के बीच में लाई करे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। 10th, if mod x belongs to a set containing two elements a and b where a is negative and b is positive, then x belongs to प्लस माइनस b। ऑब्वियस सी बात है, जो मॉड x है वो a के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि a क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। हाँ, लेकिन मॉड x b के बराबर हो सकता है क्योंकि b क्या है, पॉजिटिव है। अब सवाल उठता है कि ऐसे कौन कौन से x हो सकते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग मॉड x की वैल्यू b आ सकती है। तो या तो b या फिर माइनस b, क्योंकि b का मॉड भी b होता है और माइनस b का मॉड भी b होता है। तो x क्या क्या हो सकता है, या तो प्लस b या फिर माइनस b। तो अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब किसी भी मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 कब होती है,
जब उसका आर्ग्यूमेंट -2 और 2 के बीच में होता है। तो x-1 क्या हो जाएगा? -2 और 2 के बीच में। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे में एक +1 ऐड कर देते हैं। तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा -1 और 3 के बीच में। तो मेरा आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -1, 3। सेकंड, mod ऑफ mod x-1 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब मॉड्यूलस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कब होती है? जब उसका आर्ग्यूमेंट -4 से छोटा हो या 4 से बड़ा हो। यानी कि mod ऑफ x-1 + 1 क्या हो जाएगा? -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब एक काम करते हैं, पूरे में एक -1 कर देते हैं। तो mod ऑफ x-1 क्या हो जाएगा? -∞ से -5 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब सवाल ये उठता है कि मॉड -5 से छोटा या 3 से बड़ा कब होता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉड -5 से छोटा तो कभी होता ही नहीं है। हाँ, 3 से बड़ा जरूर होता है। तो मॉड 3 से बड़ा कब होता है? जब उसका आर्ग्यूमेंट -3 से छोटा हो या 3 से बड़ा हो। तो x-1 क्या हो गया? -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब पूरे में एक +1 कर देते हैं। तो x क्या हो जाएगा? -∞ से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? -∞ से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। थर्ड, अब यहाँ पर गिवन मॉड्यूलस 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी मॉड्यूलस की वैल्यू 1 और 5 के बीच में कब होती है? तो मॉड की वैल्यू 1 और 5 के बीच में तब होती है जब उसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -5 से -1 के बीच में हो या फिर 1 और 5 के बीच में हो। अब एक काम करते हैं, इस पूरे में एक +4 कर देते हैं। तो mod ऑफ x-2 + 3 होल मॉड कितना हो जाएगा? -1 से 3 यूनियन 5 से 9। अब सवाल उठता है कि किसी मॉड की वैल्यू -1 से 3 के बीच में या फिर 5 से 9 के बीच में कब होगी? अब जाहिर सी बात है, किसी भी मॉड की वैल्यू -1 से 3 के बीच में तो तब होगी जब उसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होगी। और किसी भी मॉड की वैल्यू 5 और 9 के बीच में तब होगी जब उसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -9 से -5 या फिर 5 और 9 के बीच में होगी। अब एक काम करते हैं, इस पूरे में एक -3 कर देते हैं। तो mod ऑफ x-2 क्या हो जाएगा? -6 से 0 यूनियन -12 से -8 यूनियन 2 से 6। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी मॉड की वैल्यू -6 से 0 या फिर -12 से -8 या फिर 2 से 6 कब हो सकती है? अब किसी मॉड की वैल्यू -6 से 0 तो हो ही नहीं सकती है, बिकॉज मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, मॉड की वैल्यू 0 जरूर हो सकती है। और 0 कब हो सकती है? जब उसका आर्ग्यूमेंट खुद कितना हो जाए? 0। सिमिलरली किसी भी मॉड की वैल्यू -12 से -8 के बीच में तो हो ही नहीं सकती है, बिकॉज मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट हाँ, मॉड की वैल्यू 2 और 6 के बीच में हो सकती है। कब हो सकती है? जब उसका आर्ग्यूमेंट -6 से -2 के बीच में हो या फिर 2 से 6 के बीच में हो। तो x-2 कितना हो जाएगा? x-2 हो जाएगा 0 या फिर -6 से -2 या फिर 2 से 6। तो अब एक काम करते हैं, पूरे में एक +2 कर देते हैं। तो x कितना हो जाएगा? 2 यूनियन -4 से 0 यूनियन 4 से 8। यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया? 2 यूनियन -4 से 0 यूनियन 4 से 8। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस। मान लेते हैं मेरे पास कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है y = log x बेस a, वेयर बेस a
इज ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि फ़िलहाल जो log का बेस है वो 2 है। अब अगर x की वैल्यू 1/32 रखे तो सवाल क्या उठेगा, विच पावर ऑफ 2 गिव्स यू 1/32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5। या अगर मैं x की जगह पर 1/8 रख दूँ तो सवाल उठेगा विच पावर ऑफ 2 गिव्स यू 1/8। उसका आंसर कितना हो जाएगा, -3। या फिर अगर मैं x की जगह पर 1 रख दूँ तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अगर मैं x की जगह पर 4 रख दूँ तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। और अगर मैं x की जगह पर 16 रख दूँ तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। इट मीन्स क्या हो रहा है, इट मीन्स जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा हूँ y की वैल्यूज़ भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी log का बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो उसका जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग होता है यानी कि अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब x की वैल्यू x1 है तब y की वैल्यू कितनी है, y1, यानी कि log ऑफ x1। और जब मैंने x की वैल्यू बढ़ा करके x2 कर दी तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y2 यानी कि log x2। बट जो y2 है वो भी y1 से क्या है, बड़ा ही है। यानी कि जब भी log का बेस 1 से बड़ा होता है तो अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज इफ x1 इज लेस देन x2 देन log ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन log ऑफ x2। या फिर अगर हम x की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज if x2 is greater than x1 then log of x2 is also greater than log of x1। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि किसी भी इन इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ log ले ले, वो log जिसका बेस 1 से बड़ा है तो इन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर किसी इन इक्वेशन में से हम दोनों तरफ से log हटा दे, वो log जिसका बेस 1 से बड़ा है तो भी इन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर है, आपके पास कोई भी इन इक्वेशन है, उस इन इक्वेशन में अगर आप दोनों तरफ वो log ले रहे हो जिसका बेस 1 से बड़ा है तो इन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो log का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो x बढ़ने पर y भी बढ़ेगा या x कम होने पर y भी कम होगा। सिमिलरली अगर मैं किसी भी इन इक्वेशन में से दोनों तरफ से log हटा दूं, वो log जिसका बेस 1 से बड़ा है तो भी इन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y = log x जिसका बेस 0 और 1 के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि log का बेस कितना है, 1/2। अब अगर मैं x को 1/32 रख दूँ तो सवाल उठेगा विच पावर ऑफ 1/2 गिव्स मी 32। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। अगर मैं x को 1/8 रख दूँ तो सवाल उठेगा विच पावर ऑफ 1/2 गिव्स मी 1/8। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। अगर मैं x को 1 रख दूँ तो y कितना आ जाएगा, 0। अगर मैं x को 4 रख दूँ तो y कितना आ जाएगा, -2। सिमिलरली अगर मैं x को 16 रख दूँ तो y कितना आ जाएगा, -4। यानी कि जब log का बेस 1 से छोटा होता है तब हो क्या रहा है, तब हो ये रहा है कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हो y की वैल्यूज़ कम होती जा रही है। यानी कि वो log x जिसका बेस 1 से छोटा है उसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि मेरे x की वैल्यू x1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, y1, यानी कि log ऑफ x1। अगर मैं x को बढ़ा करके x2 कर दूँ तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, y2, यानी कि log ऑफ x2। बट ये जो y2 है ये y1 से छोटा है, यानी कि जब आपने x को इंक्रीज किया तो y क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
दैट इज इफ x1 इज लेस देन x2 देन log ऑफ x1 इज ग्रेटर देन log ऑफ x2। या फिर अगर आप x को डिक्रीज करोगे तो y इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन log ऑफ x2 इज लेस देन log ऑफ x1। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी इन इक्वेशन में अगर आप दोनों तरफ वो लॉग ले रहे हैं जिसका बेस 1 से छोटा है, तो लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन में। या फिर किसी भी इन इक्वेशन में आप दोनों तरफ से वो लॉग हटा रहे हैं जिसका बेस 1 से छोटा है, तो ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन में। बात क्लियर है? किसी भी इन इक्वेशन में अगर आप दोनों तरफ वो लॉग ले रहे हैं जिसका बेस 1 से छोटा है, तो ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन में। और किसी भी इन इक्वेशन में आप दोनों तरफ से वो लॉग हटा रहे हैं जिसका बेस 1 से छोटा है, तो लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन में। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि जब भी आप किसी भी इन इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं या फिर दोनों तरफ से लॉग हटा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो लॉग जो आपने दोनों तरफ लगाया या वो लॉग जो आपने दोनों तरफ से हटाया उसका बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो दोनों तरफ लॉग लिया जाए या दोनों तरफ से लॉग हटाया जाए, इन इक्वेशन चेंज नहीं होगी। ग्रेटर देन ही रहेगा और लेस देन ही रहेगा। लेकिन अगर आपने दोनों तरफ जो लॉग लगाया है या दोनों तरफ से जो लॉग हटाया है उसका बेस 1 से छोटा है, तो इन इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यानी कि जो लेस देन था वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में और जो ग्रेटर देन था वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। ठीक है? तो मान लेते हैं हमें एक लॉग की इन इक्वेशन सॉल्व करना है, log ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू k और log ऑफ f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब अगर आपको log की कोई भी इन इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? log को हटाओगे। अब अगर मैं log को हटा दूं तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? a टू दी पावर k। अब सवाल ये उठेगा कि f ऑफ x और a टू दी पावर k के बीच में इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। अब वो इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा? बेस डिसाइड करेगा कि बेस 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा है। क्योंकि अगर बेस 1 से बड़ा है तब तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा। तो हम एक काम करते हैं, केस बना लेते हैं। केस 1, मान लेते हैं कि लॉग का बेस 1 से बड़ा है, यानी कि इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। जो लेस देन था वो लेस देन ही रह जाएगा और जो ग्रेटर देन था वो ग्रेटर देन ही रह जाएगा। यानी कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a टू दी पावर k और f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a टू दी पावर k। लेकिन इन सब में एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि आपने लॉग हटा दिया। अब जो लॉग के अंदर था f ऑफ x वो हमेशा क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का लॉग तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि f ऑफ x हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब a टू दी पावर k इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर कोई f ऑफ x a टू दी पावर k से बड़ा है तो वो 101% पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर f ऑफ x किसी a टू दी पावर k से छोटा है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस, जब f ऑफ x a टू दी पावर k से छोटा है वहाँ पर हमें एक कंडीशन और बनानी पड़ेगी, दैट इज f ऑफ x ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और मेरा फाइनल आंसर वो होगा जो इन दोनों में कॉमन है। देन केस 2, अब मान लेते हैं कि जो लॉग का बेस है वो 1 से छोटा है, तो अब इन इक्वेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा और जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा। अगेन ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो f ऑफ x है वो हमेशा क्या होना चाहिए?
पॉजिटिव होना चाहिए और a टू द पावर k इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर f ऑफ x a टू द पावर k से बड़ा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से बड़ा ही होगा। लेकिन अगर f ऑफ x a टू द पावर k से छोटा है तो फिर वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो हमें एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी, f ऑफ x ग्रेटर देन 0, और हमें अब इन दोनों कंडीशंस को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा और हमारा आंसर वो होगा जो इन दोनों में कॉमन है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हमें कोई भी लॉग की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लॉग हटाना है। अब जब भी हम लॉग हटाएंगे उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो लॉग हमने हटाया है उसका बेस 1 से छोटा था या 1 से बड़ा था। अगर उसका बेस 1 से छोटा था तो इन इक्वेशन चेंज हो जाएगी, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। लेकिन अगर बेस 1 से बड़ा था तो इन इक्वेशन चेंज नहीं होगी, लेस देन ही रहेगा और ग्रेटर देन ही रहेगा। अब या तो इन इक्वेशन चेंज हुई है या फिर इन इक्वेशन चेंज नहीं हुई है, बट फाइनली आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया है विच इज f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a टू द पावर k और f ऑफ x लेस देन इक्वल टू a टू द पावर k। अब अगर फाइनली जो आपका एक्सप्रेशन बना है वो f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a टू द पावर k बना है, तो अगर f ऑफ x a टू द पावर k से बड़ा है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से बड़ा ही होगा। तो आपको बस इसी को सॉल्व करना है। तो वेवी कर्व मेथड से आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आपका जो एक्सप्रेशन बना है f ऑफ x लेस देन इक्वल टू a टू द पावर k है, तो अगर f ऑफ x a टू द पावर k से छोटा है तो ज़रूरी नहीं है कि 0 से बड़ा ही होगा। तो आपको एक इन इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, दैट इज़ f ऑफ x ग्रेटर देन 0। अब आपको वेवी कर्व मेथड से इन दोनों इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। पहली f ऑफ x लेस देन इक्वल टू a टू द पावर k एंड दूसरी f ऑफ x ग्रेटर देन 0। और आपका आंसर क्या होगा? आपका फाइनल आंसर वो होगा जो इन दोनों इन इक्वेशंस का कॉमन आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल log बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? log हटाएंगे। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 0। अब हमें ये देखना है कि जो log हमने हटाया है उसका बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो log का बेस कितना था? 10, यानी कि 1 से बड़ा। तो इन इक्वेशन चेंज नहीं होगी, जो ग्रेटर देन था वो ग्रेटर देन ही रहेगा। तो क्या बन गया फाइनली? 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर 0। अब अगर 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 10 की पावर 0 से बड़ा है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से बड़ा ही होगा, यानी कि हमें सेकंड इन इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इसी एक इन इक्वेशन को वेवी कर्व से सॉल्व करना है, दैट इज़ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल का फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल log बेस 2 x माइनस 4 बाय 2x प्लस 5 लेस देन 1। सबसे पहले क्या करते हैं? log हटा देते हैं। तो x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 5 क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 1। अब जो log हमने हटाया है उसका बेस कितना था? 2, यानी कि 1 से बड़ा। तो इन इक्वेशन चेंज नहीं होगी। तो x माइनस 4 बाय 2x प्लस 5 लेस देन 2 टू द पावर 1। अब अगर x माइनस 4 बाय 2x प्लस 5 2 से छोटा है तो ज़रूरी नहीं है कि 0 से बड़ा ही होगा। तो हमें एक कंडीशन और बनानी पड़ेगी, x माइनस 4 बाय 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब बाय वेवी कर्व मेथड हमें इन दोनों इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, x माइनस 4 बाय 2x प्लस 5 लेस देन 2 एंड x माइनस 4 बाय 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? जो इन दोनों इन इक्वेशंस में कॉमन होगा।
नेक्स्ट log बेस 0.4 x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, log हटा देते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, 0.4 टू दी पावर 0। अब ये जो log हमने हटाया है इसका बेस कितना था, 0.4, यानी कि 1 से छोटा। तो इन इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में। अब अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 0.4 की पावर 0 से छोटा है तो जरूरी नहीं है कि 0 से बड़ा भी होगा, यानी कि हमें एक कंडीशन और बनानी पड़ेगी, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। और वेविक कर्व मेथड से हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन 1 एंड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर वो होगा जो इन दोनों का कॉमन आंसर होगा। आज के लिए